being audible. I think ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसमें मैं हिंदी ज़्यादा बोलूँ, I think, because पूरी स्टडी तो हम लोग इंग्लिश में कर ही चुके हैं। अब कुछ डाउट्स वगैरह जो है we'll see in हिंदी। रॉबेस्पियर वाज फिशिंग। रॉबेस्पियर को फेस ऊपर करके क्यों मारा गया था? उसने बेवजह लोगों की जान ली थी। उसको जान लेने में मजा आती थी, तो शायद लोग उस समय के चाहते थे ये बंदा अपनी मौत को अपनी तरफ आते हुए देखे, इसलिए शायद इसको ऊपर रखा था कि मौत तो आनी ही है, लेकिन अगर आती हुई मौत अगर दिखाई दे तो वो और ज्यादा दर्दनाक हो जाती है। इट वुड बी इवन मोर ट्रबलसम, इट वुड बी इवन मोर पेनफुल। सो दे वांटेड, other people wanted Robespierre that his death should be more painful than the other death that were caused because of him. चलो अभी हम स्टार्ट से रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन ये एक ऐसा है जैसे कि इमेजिन कर लो कोई मूवी है, मूवी पहले स्टार्ट होती है, उसके बाद थोड़ी फ्लैशबैक में जाती है, मतलब स्टार्ट होती है 1 घंटा फ्लैशबैक चलेगा, फिर 1 घंटे के बाद अगला 1 घंटा जहां से मूवी स्टार्ट हुई उसके इवेंट के आगे चलेगी। तो अभी हम फ्लैशबैक में जाते हैं। अभी मूवी स्टार्ट हो रही है, मान के चलो पेरिस का शहर है, उस शहर में लॉकडाउन जैसी सिचुएशन है, पुलिस आर्मी हथियार लेके फ्लैग मार्च कर रही है। मार्च करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? दंगे हो रहे थे, पुलिस चाहती थी, आर्मी चाहती थी कि दंगे कंट्रोल में आ जाए। दंगे कंट्रोल करने के लिए, लोगों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस वेपन लेके मार्च करी थी, मार्च पास्ट करी थी शहरों में। लेकिन लोग इससे खुश नहीं थे, लोगों को लग रहा था ये मार्च पास्ट राजा के ऑर्डर पे है और ये आर्मी कभी भी राजा इनको ऑर्डर दे देगा कि जनता पे हमला करे। दंगे किस बात के हो रहे थे? दंगे इसी बात के हो रहे थे कि लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था, लोग खाना हासिल करने के लिए दुकानों को लूट रहे थे, जिसके हाथ में खाना दिखा उससे उसके हाथ से ब्रेड रोटी खाने की चीजें छीन रहे थे, और इसलिए दंगे हो रहे थे। इस दंगे को रोकने के लिए आर्मी आई थी। अब राजा का काम था कि आर्मी न लाते हुए लोगों के लिए खाने की अवेलेबिलिटी करवा देता, लेकिन राजा अवेलेबल खाना अवेलेबल नहीं करवा पाया, उल्टा पुलिस को आर्मी को बुला लिया, तो लोग नाराज हुए इससे। लेकिन लोगों को खाना तो चाहिए था, तो लोगों ने राजा के अगेंस्ट जाने का मूड बना लिया। और फिर ये दिन आया 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789, 1789। तो क्या हुआ? ऐसे ही कुछ तकरीबन 7,000 लोग, 7,000 आम जनता, कॉमनर्स सामने सड़कों पे आए, एक दूसरे को अपना फ्रेंड समझ लिए। हम भले पर्सनली एक दूसरे को पहचानते हो या ना पहचानते हो, लेकिन हमारे ऊपर होने वाले अत्याचार के अगेंस्ट अब हम लोग लड़ेंगे। तो इन लोगों ने 7,000 लोगों ने अपनी एक आर्मी बना ली। आर्मी मतलब कि रेगुलर आर्मी नहीं थी जिसके पास यूनिफॉर्म हो, वेपन हो, बस इन्होंने सोच लिया राजा की आर्मी है, उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए कोई चाहिए तो हम लड़ेंगे बस। तो हम पीपल्स आर्मी, पीपल्स मिलिशिया हो। इसमें मैन भी थे, वुमेन भी थे, कुछ बूढ़े लोग भी थे, काफी जवान लोग भी थे। अब इन लोगों को राजा की आर्मी से लड़ना है तो हथियार चाहिए, तो हथियार कहाँ से लाएंगे? तो पेरिस शहर में एक बिल्डिंग थी जिसका नाम था बेस्टाइल, BASTILLE। अब ये व्हाट इज बेस्टाइल? इट वाज अ फोर्ट्रेस प्रिजन, मतलब ये किला था, मजबूत किला, जिसको राजा एक जेल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। इसको बहुत मजबूत जेल मानी जाती थी, और राजा अपने सबसे बड़े खतरनाक दुश्मनों को यहाँ रखता था। और लोगों के दिमाग में ये भी था कि इसी बेस्टाइल में राजा अपनी इमरजेंसी के लिए एमिनेशन, एमिनेशन मतलब बंदूकें, उस समय के जो भी उनके हथियार हो गए उनके लिए बंदूकों की बुलेट्स, तोप, कैनन, कैनन के गोले, ये सब राजा वहां रखता था। हथियार, तलवारें वगैरह, भाले सब वहां मिल जाएंगे। ये पीपल्स मिलिशिया को ये अंदाजा था, तो उनको हथियार चाहिए थे राजा से लड़ने के लिए। तो उन्होंने 14 जुलाई 1780 को बेस्टाइल पे हमला कर दिया। अब बेस्टाइल के जो भी गार्ड्स थे, वो गार्ड्स हाई लेवल के गार्ड, मतलब किंग के डायरेक्ट कांटेक्ट वाले गार्ड्स थे, और उस गार्ड बेस्टाइल के इंचार्ज की हत्या कर दी, और वहां पे हमला करते बेस्टाइल को पूरा तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसमें सिर्फ 7 प्रिजनर्स थे, उन 7 प्रिजनर्स को भी आजाद आजाद कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई हथियार नहीं मिले। और इस तरह, और इतनी नफरत थी लोगों में राजा के अगेंस्ट, सिर्फ बेस्टाइल को सिर्फ तोड़ा नहीं, बल्कि इस तरह तोड़ा कि उसकी एक एक ईंट हटा दी। अब जहां पे कुछ घंटे पहले, एक दिन पहले जहां पे बेस्टाइल प्रिजन था, अब वहां पे खाली जमीन थी, और बिल्डिंग का मलबा भी पड़ा हुआ नहीं था। कि मलबा कहाँ गया था? लोगों ने बिल्डिंग को, बेस्टाइल को तोड़े, और उसके जो पीसेस, पत्थर के जो टुकड़े थे, ईंटों के जो टुकड़े थे, वो पीपल लोग अपने साथ लेके अपने घर चले गए, इस बात की निशानी कि हमने राजा को हराया है, हमने एक गलत चीज के अगेंस्ट जंग लड़ी और हमने उसे हरा दिया। इसके निशानी के तौर पे लोग लेके चले गए। तो इसका सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि राजा का एक बिल्डिंग, एक बेस्टाइल नाम की बिल्डिंग बर्बाद हो गई। ऑफकोर्स वो तो हुआ ही था, पर इसका और बड़ा सिग्निफिकेंस था और ज्यादा इंपॉर्टेंस था, और वो इंपॉर्टेंस ये था कि राजा की शक्ति का प्रतीक था।
बेस्टाइल वाज अ सिंबल ऑफ किंग्स डिस्पोटिक पावर, राजा के और उस राजा के शक्ति के प्रतीक को लोगों ने हटा दिया। मतलब अब राजा शक्तिशाली नहीं है, हम जनता चाहे तो राजा को हरा सकती है। ये हुआ 14 जुलाई 1789 को। इसको हम बोल सकते हैं दिस इज द एक्चुअल बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और जब आज प्रेजेंट में रखे हिस्टोरियंस जब पास्ट में जाके देखते हैं तो यहाँ से लोगों को पता चलता है ये जो था 14 जुलाई का इवेंट, ये एक्चुअली फ्रेंच रेवोल्यूशन की फिजिकल बिगिनिंग हो गई थी। ये पहला इवेंट था जहां से फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई। ऑफ कोर्स ये पहले इवेंट होने के पीछे बैकग्राउंड में काफी बैकग्राउंड क्रिएट किया गया, काफी इवेंट्स इसका बैकग्राउंड में हुई, मतलब तैयारी काफी हुई। लेकिन जैसे कि क्रिकेट मैच का एग्जांपल ले लो, प्लेयर्स आते हैं, वार्म अप करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, ग्राउंड की स्टडी करते हैं, पिच ऑब्जर्वेशन करते हैं, ये सब तैयारी करते हैं। लेकिन एक्चुअली मैच कब स्टार्ट होता है? जब बैट्समैन क्रीज पे आते हैं तब। तो ये 14 जुलाई का जो इवेंट है 1789 का, ये ऐसा था जैसे कि बैट्समैन क्रीज पे आ गए, पहले तो बाकी तैयारी चल रही। चलो अब हम बैकग्राउंड में देखते तैयारी क्या होती है। ये जो 14 जुलाई का जो इवेंट हुआ उसके पहले हालात कैसे थे, उसके पहले तैयारियां कैसे चली, तो हम सीधे चलते हैं। अभी हमें 14 जुलाई 1789 बेस्टाइल, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल हुआ, ठीक है। अब हम जा रहे हैं फ्लैशबैक में। कब जा रहे हैं हम? 1774 पे जा रहे हैं, ठीक है। 1784 और 89 मतलब 15-16 साल पहले जा रहे हैं। अब 1774 में क्या हुआ था? 1774, तब 1774 में लुई द 16 जिसके रूल में ये रिवोल्यूशन हुई, वो बंदा राजा बना था सिर्फ 20 साल की उम्र में। किंग लुई द 16 असेंडेड थ्रोन, मतलब वो सब गद्दी पे आया 1774 में, जब उसकी एज सिर्फ 20 इयर्स थी। फिर उसके बाद काफी कम एज में आ गया। फिर उसकी शादी हुई, कहाँ किससे शादी हुई? एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, ऑब्वियसली राजा है तो राजा की शादी भी फिर राजकुमारी से ही होगी। लेकिन फ्रांस और ऑस्ट्रिया के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे, और लोगों को ये बात थोड़ी सी बुरी लगी थी कि दूसरी और बहुत सारी राजकुमारियां थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी ही क्यों? थोड़ा देर के लिए अगर मान के चले तो मान ये सोच लो, इंडिया पाकिस्तान भी एक मोनार्की है और इंडिया के राजा ने पाकिस्तान की राजकुमारी से शादी कर लिया, तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। कुछ वैसा ही फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ, ऑस्ट्रिया, मैं फिर बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के राजकुमारी के साथ उसकी शादी हो गई थी, ठीक है। इससे लोग थोड़े से नाराज थे, पर बहुत बड़ी नाराजगी नहीं थी, राजा का पर्सनल मैटर है, जिससे चाहे शादी करे। लेकिन लुई द 16 के सामने सबसे बड़ी चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती थी कि जब वो राजा बना, फ्रेंच गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं था, पैसा खत्म हो गया था। कहाँ गया था पैसा? कुछ कारण है। सबसे पहला कारण तुम देखेंगे, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ऐतिहासिक दुश्मनी थी। ऐतिहासिक दुश्मनी मतलब लंबे समय से चलती आ रही थी। अगर वो दुश्मनी का हम रूट कॉज ढूंढने की कोशिश करें तो हमें जाना पड़ेगा 1066 एडी में, मतलब 1066 में, 1066 ईयर में, जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुई थी। ये बहुत पुराना हिस्ट्री हो जाता है। इसके बाद लगातार इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध चलता रहा। 100 ईयर्स वार भी हो चुका है, 100 ईयर्स वॉर, 139 ईयर्स जो चला था इंग्लैंड फ्रांस के बीच में। और जब दुनिया में ये कॉलोनीज बनाई जा रही थी, इंग्लैंड जब दुनिया में अपनी कॉलोनीज बना रहा था, उस समय फ्रांस भी दुनिया में अपनी कॉलोनीज हासिल कर रहा था, और दोनों के बीच में कॉलोनी की लड़ाई भी चल रही थी, इसकी कौन कितनी ज्यादा कॉलोनीज जीतता है। तो इस वॉर की वजह से ऑलरेडी फ्रेंच ट्रेजरी ड्रेन हो चुकी थी, मतलब खाली हो चुकी थी। उसके अलावा जैसे इंग्लैंड ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना के लिखा था। एडी का मीनिंग क्या है? एडी, एडी का मतलब एनो डोमिनी। अब उतना डिटेल नहीं जाते, मतलब जब से हमने टाइम काउंट, मैं थोड़ा पॉज कर रहा हूँ, जब से हमने टाइम काउंट करना चालू किया था, विच ईयर इज दिस? दिस इज 2020। इसका मतलब हमने 2020 साल पहले टाइम काउंट करना शुरू किए। लेकिन दुनिया क्या 2020 साल पहले बनी? नहीं, वो तो लाखों सालों से चलती आ रही है। तो जब से हमने टाइम काउंट करना शुरू किए, कैलेंडर बनाना शुरू किया 2020 साल पहले, हम उसको बोलते 2020 के बाद वाले टाइम को बोलते हैं एडी, और उसके पहले वाले को बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट। अच्छा, हमने 2020 साल पहले ही टाइम काउंट करने क्यों शुरू किए? क्योंकि वो जीसस क्राइस्ट का बर्थडे था। जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के बाद ही हमने टाइम काउंट करना शुरू किए। सो एनो डोमिनी, इसका मतलब है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद। उसके पहले बोला बिफोर क्राइस्ट, ओके। तो एनो डोमिनी मतलब जब से हमने टाइम काउंट करना चालू किया है। मतलब किसी का बर्थडे आज से 2025 साल पहले हुआ होगा, मतलब टाइम काउंट करने के 5 साल पहले हुआ होगा, तो हम उसको लेंगे 5 ईयर बीसी, मतलब टाइम काउंट करने के 5 साल पहले, दैट इज एडी एंड बीसी। चलो मेन टॉपिक पे आते हैं। पहला तो हमने देखे प्रोलॉन्ग्ड वॉर विथ इंग्लैंड,
ये था। दूसरा, इंग्लैंड ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना के रखा था, उसी तरह इंडिया ने कुछ और भी कॉलोनीज बनाई थी जो कि नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, और वो 13 कॉलोनीज थे। आज हम उन 13 कॉलोनीज को टुगेदर वी से देम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन पहले वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं थे, वो 13 डिफरेंट कॉलोनीज थे, और उन सारी कॉलोनीज पे इंग्लैंड का कंट्रोल था। इंग्लैंड ने उनको कॉलोनाइज करके रखा था, और उन कॉलोनी से इंग्लैंड को काफी पैसा मिलता था, और उस पैसे का इस्तेमाल इंग्लैंड फ्रांस के अगेंस्ट करता था। लेकिन वही उस 13 कॉलोनीज अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो फ्रांस ने उन 13 कॉलोनीज को आजादी में मदद किया, और जिसकी वजह से आगे चल के वो 13 कॉलोनीज आजाद हो गए। और जब वो आजाद हुए तो सोचा हम छोटे छोटे रहेंगे तो हमारी ताकत कम रहेगी, तो हम एक बड़ा देश बना लेते। सो दे केम यूनाइटेड, ठीक है, फ्रांस की मदद से आजाद हुए। लेकिन उनको हेल्प करने के चक्कर में फ्रांस को और बहुत ज्यादा कर्ज लेना पड़ा। 2 बिलियन लीवर का कर्ज पहले से ही था। भी आ रहा हूँ, मैं पूरा चैप्टर ही कवर करने वाला हूँ। तो चलो यूएसए बन गया कि यूएसए बनने में हेल्प करने के लिए फ्रांस बहुत खर्चा आया। उसका फ्रांस का राजा जिस घर में रहता था, फ्रांस राजा का जो घर था ऑब्वियसली बड़ा घर था, वो पैलेस था, उसका नाम था पैलेस ऑफ वर्साई। पैलेस ऑफ वर्साई, और पैलेस ऑफ वर्साई में कभी भी किसी पैलेस में राजा अकेला नहीं रहता, उसके साथ सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स रहते हैं, सारे मिनिस्टर्स रहते हैं, और इन लोगों की लाइफ बहुत ही एक्सट्रीमली लग्जरियस थी। और जो खर्चा था, जो मेंटेनेंस कॉस्ट था पैलेस ऑफ वर्साई का, बहुत ज्यादा था। वो इसका भी बहुत बर्डन पड़ता था फ्रेंच ट्रेजरी, ट्रेजरी मतलब खजाना, फ्रेंच ट्रेजरी पे बहुत बर्डन पड़ता था। ये सारे कारणों की वजह से फ्रांस का राजा खजाना खाली हो गया था। लेकिन राजा को तो पैसा चाहिए, देश चलाना है, रेगुलर खर्चे, रेगुलर एक्सपेंसेस तो करने हैं, तो वो कैसे करेगा? राजा को पैसा चाहिए। और कभी भी किसी भी गवर्नमेंट के लिए, चाहे वो पास्ट में रहो या प्रेजेंट में आज रहो, जब भी सरकारों को पैसा होता है, पैसा चाहिए होता है, सबसे आसान तरीका जनता से पैसा लो। जैसे कि हमारे पीएम ने भी कहा है कि कोरोना के अगेंस्ट लड़ने के लिए पीएम केयर फंड में डोनेट करें, या प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कहीं भी डोनेट करें। हम पैसा देंगे तो सरकार के पास पैसा आएगा। उसके अलावा जो हम टैक्स देते हैं वो सरकार के पास पैसा जाता है। तो सबसे कम टाइम में पैसा खड़ा करने का, जमा करने का सबसे आसान तरीका है जनता से पैसा लो। तो किंग लुई द 16th ने भी यही सोचा, मैं लोगों पे नया टैक्स लगा दूंगा और खजाना भर जाएगा। लेकिन इससे प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? फ्रांस की सोसाइटी का स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर था फ्रेंच सोसाइटी का? फ्रांस में जितने भी पॉपुलेशन थी उनको 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया था। कौन सी सबसे पहले थी? क्लर्जी। क्लर्जी मतलब सीधे हम बोलेंगे ब्राह्मण टाइप के, मतलब इंडिया में भी था ना वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसी तरह हमारे पास 4 थे, तो उन्होंने 3 ही रखे, 2 से काम चला ली, तीसरे चौथे सब कंबाइन कर दिए उन्होंने। सबसे पहले क्लर्जी, लाइक ब्राह्मण्स इन इंडिया। Second was the nobility. We can call them Kshatriyas. They were involved in administration, ruling the country, fighting the war with the neighboring countries if they attack, and protecting the people and providing the basic things like the kings. And third category was all other than these two, clergy and nobility. इनके अलावा जो भी थे वो सब थर्ड कैटेगरी में आते थे। ओके, अब प्रॉब्लम ये था, अब नोबिलिटी, ये 2 क्लासेस थे, इनको किसी भी तरह का टैक्स देने की जरूरत नहीं, सारा टैक्स देना पड़ता था कॉमनर्स को, थर्ड स्टेट को। अब जो नया टैक्स लगेगा वो भी थर्ड स्टेट ही देगा, फर्स्ट 2 स्टेट्स नहीं देंगे। अब टैक्स कौन कौन से देते? सबसे पहले तो डायरेक्ट टैक्स, राजा को टैक्स दिया जाता था। उसके अलावा नोबिलिटी को भी टैक्स देना पड़ता था। उसके अलावा लोगों को चर्च को भी टैक्स देना पड़ता था, टाइप जिसे कहा जाता था, टेली राजा को जाता था। उसके अलावा जनता को ऑलरेडी बहुत सारे टैक्स देने पड़ते थे, इतने टैक्स देने पड़ते थे कि लोगों के पास पैसा ही कम बचता था। लोगों के खाने पीने के वादे हुआ करते, सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, लोगों के खाने पीने के भी वादे थे। और राजा बोल रहा है एक नया टैक्स और लगाना है मुझे, ताकि राजा की कमाई बढ़े, फ्रांस का खजाना बढ़े। अब लोगों को ये बात शायद पसंद नहीं आएगी, यकीनन पसंद नहीं आएगी। और वैसे भी ये जो क्लर्जी नोबिलिटी बहुत अमीर लोग थे, ये फ्रेंच पॉपुलेशन का ओनली 10% 10%, प्रॉपर्टी का 60% था। 10% लोगों के पास, मतलब 100 में से 10 लोगों के पास 60 रुपए है, और बाकी 90 लोगों में 40 रुपए डिवाइडेड है। और 90 जो 10 लोगों में जो 40 रुपए डिवाइडेड, सॉरी 90 लोगों में जो 40 रुपए डिवाइडेड है, उन 40 में से भी 90 का भी कुछ कॉमनर्स, मतलब 90% का था कॉमनर्स। उन कॉमनर्स में से कुछ कॉमनर्स बहुत अमीर थे, जिनके पास ये जो 40% का भी बड़ा शेयर चला जाता था। तो मेजोरिटी जो गरीब लोग थे वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा गरीब थे। व्हाट इज द एम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? why they are not getting money? फ्रेंच रेवोल्यूशन का एम क्या था? कोई एम के साथ स्टार्ट नहीं हुई थी। लोगों के ऊपर अत्याचार था, लोगों ने अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए
कुछ इवेंट स्टार्ट, उनको भी नहीं पता वो कहाँ जा रहे हैं, बस अभी जो हो रहा है वो गलत है, उसको रोकना है, इसको हटाना है, वैक्यूम क्रिएट होगा तो कुछ ना कुछ नया आ ही जाएगा। लोगों को नहीं पता था डेमोक्रेसी आने वाली है, बस वो तो अंधेरे में चल रहे थे, बिकॉज अभी जो है सामने जो है वो तो गलत है। हाँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव यही बोल सकते हैं, उनको एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए थी, ऐसा राजा चाहिए था जो ऑब्जेक्टिव मेनली रहा होगा, राजा को अपनी जनता के प्रति सेंसिटिव बना लिया जाए, रिस्पॉन्सिबल बना लिया जाए। आज या तो नहीं होगा या तो बहुत महंगा होगा, इतना महंगा कि लोग उसको खरीद ही नहीं पाएंगे। खरीद नहीं पाने की वजह से लोग सिर्फ इसलिए मरना शुरू हो जाएंगे कि खाने के लिए खाना नहीं है। सोचो, फूड की इतनी शॉर्टेज कि लोग स्टारवेशन की वजह से मर रहे हैं। ये सिचुएशन कहा जाता है सबसिस्टेंस क्राइसिस, और ये सबसिस्टेंस क्राइसिस फ्रांस में बार बार हर दूसरे तीसरे चौथे साल आ जाता था। मतलब आज अगर आपके फैमिली के किसी की डेथ हुई है खाने की कमी से, अब ये गारंटी नहीं है कि अगले साल नहीं होंगे, हो सकता है अगले साल भी हो जाए, फिर हो सकता है 1-2 साल ना हो, फिर ये प्रॉब्लम आ जाएगी। इतने खतरनाक सिचुएशन थे। और ये कैसे हुआ? फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ी 1715 में, 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन 2 करोड़ 30 लाख थी, 23 मिलियन। और लेकिन रिवॉल्यूशन का जो ईयर है 1789 में, वो 28 मिलियन होगी, 2 करोड़ 80 लाख होगी। मतलब 2 करोड़ 30 लाख से 2 करोड़ 80 साल, 50 लाख लोग बड़े पॉपुलेशन में। कब से? 1715 टू 1789। मतलब ये जो 82 75 74 75 74 75 ईयर्स का जो टाइम है, 50 लाख लोग पॉपुलेशन में ऐड हुए। लेकिन इसके प्रोपोर्शन में फूड अवेलेबिलिटी नहीं बढ़ी, इसके प्रोपोर्शन में लोगों का वेजेस, जो डेली काम के बदले जो पैसे मिलते थे, वो नहीं बढ़े। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस आम बात हो गई, लोग मरना शुरू हो गए। तो ये ऑलरेडी लोग नाराज थे। याद रखो, ये सब चीजों ने बैकग्राउंड क्रिएट करने में हेल्प किया, जिसके चलते लोग वायलेंट हो गए मोनार्की के अगेंस्ट। Why slaves were not taking rallies? स्लेव रैली क्यों नहीं निकालते? स्लेव रैली क्यों आप आज हम लोग रैली क्यों निकालते हैं? बिकॉज हम डेमोक्रेटिक देश में पैदा हुए, हम बचपन से पैदा हुए, तब से हम डेमोक्रेटिक सिस्टम देखते हैं, हम स्कूल में पढ़ाया जा रहा। उनको तो कुछ पता ही नहीं था ना, तो उनको डेमोक्रेसी के बारे में कुछ पता ही नहीं। कॉमन लोग तो उनको पता नहीं कि कुछ और भी हो सकता है, बस हमारी किस्मत ऐसी है, हमें ऐसे ही मरना है, वो सोचते थे। इसलिए बेचारे अनपढ़ थे, ज्यादा का नॉलेज नहीं था, गुलाम थे, उनको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था, तो उन्होंने कुछ रिवोल्ट नहीं किए। ठीक है, अब ये सब इस तरह की सिचुएशन थी। पर ये सिचुएशन 1789 में तो नहीं आई, हमने पहले देखा सबसिस्टेंस क्राइसिस, गरीबी, ये तो काफी पहले से चल रहा था। तो क्या पहले क्या लोगों ने इसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठाई? ऑफकोर्स उठाई थी, लोग पहले भी नाराज होते थे। लेकिन पहले प्रॉब्लम ये था, जब लोग लोग राजा के अगेंस्ट जाते थे, रिवोल्ट करते थे, उनको पता ही नहीं होता था रिवोल्ट कैसे की जाती है, उनको पता ही नहीं होता था कि लोगों को अपने साथ जोड़ा कैसे जाता है, बिकॉज कुछ नहीं समझता था। लेकिन 1789 आने के कुछ 15 20 30 साल पहले हालात बदले, एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ 1750 में। ऐसा कहा जाता है 1750 से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, मतलब इंडस्ट्रीज आनी शुरू हुई, अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आनी शुरू हुई। अब फैक्ट्रीज में काम करने लगे, फैक्ट्री के ओनर्स अमीर हो गए। जब लोग अमीर होते हैं तो अब उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई पे पैसा खर्च किया, फैक्ट्री में काम करने वाले जो लेबरर्स है उनके पास भी थोड़ा बहुत पैसा आया, उन्होंने भी अपनी बेसिक नीड, खाना, शेड, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग पूरी होने के बाद बच्चों की पढ़ाई पे पैसा खर्च किया। इसके वजह से कुछ 10-20 सालों बाद एक नई एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल क्लास पैदा हुई। कुछ ऐसे लोग पैदा हुए जिनके पास ठीक ठाक पैसा भी था, बहुत अमीर तो नहीं थे लेकिन ठीक ठाक पैसा था, मिडिल क्लास, जैसे कि हम लोग हैं। हमारे पास लॉकडाउन हुआ है तो इतने बुरे हालात नहीं कि हम भूखे मर जाए, पर इतने अच्छे नहीं कि साल भर अगर लॉकडाउन चल जाए तब भी हम सर्वाइव कर पाए। हम इतने अमीर भी नहीं है, हम उतने गरीब भी नहीं है कि एक महीने में खाने की कमी हो जाए हमारे पास। तो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग डेवलप हुए। ये मिडिल क्लास लोग पढ़े लिखे थे, ये डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, टीचर्स थे, लॉयर्स थे, अपने खुद के बिजनेसेस करते थे ये लोग, और इसलिए इनके पास सोचना समझने की क्षमता थी। इनको अच्छा क्या बुरा क्या ये डिफरेंस समझ में आता था। अगर इनके ऊपर अत्याचार किया जाए तो इनको समझता था ये अत्याचार है, इनको समझता था कैसे नोबिलिटी क्लर्जी को कोई टैक्स नहीं देना है, हम लोग बुरे कड़ी मेहनत करते हैं और हम ही को टैक्स देना पड़ता है, जबकि मुफ्त में उन लोगों को चीजें मिलती है, टैक्स नहीं देते। उनको ये चीज समझती थी। तो इन लोगों ने लोगों को ऑर्गेनाइज करना चालू किया, उन्होंने किताबें लिखनी चालू की, जिनको पढ़ना आता था वो पढ़ के फॉलो करने लगे, जिनको पढ़ना नहीं आता था उन लोगों के लिए, जो पढ़े लिखे लोग, उनको पढ़ के सुनाते थे। देखो रूसो ने ये लिखा है, वॉल्टर ने ये मॉन्टेस्क्यू ने ये लिखा है, जॉन लॉक ने ये लिखा है, कुछ बड़े बड़े फिलोसोफर्स के नाम लिया मैंने। ये और इनके जैसे कुछ और लोग थे जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑर्गेनाइज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। एक नाम लूंगा, जॉन लॉक। इस जॉन लॉक नाम के फिलोसोफर ने किताब लिखी जिसका नाम था टू ट्रिटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रिटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। इस बंदे ने दो चीजों के बारे में मेन फोकस किया। एक तो एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क
एंड डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन। पहले हम देखेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन क्या होता है। पुराने फ्रेंच किंग्स एक डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन को प्रमोट करते थे, याद रखो। जॉन लॉक ने डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन को झूठ बोला, रिजेक्ट किया, और राजा मोनार्की डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन को सपोर्ट करती थी। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन क्या है? डॉक्ट्राइन मतलब सीधा सीधा रूल है एक। राजा ये बोलते थे मैं राजा हूं। लुई द 16 कहता था मैं राजा हूं, और मैं क्यों राजा हूं पता है? मैं इसलिए राजा हूं कि भगवान को लगा कि मैं राजा बनने के लिए सुटेबल हूं। इसलिए जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, स्वर्ग में ही राजा ने डिसाइड कर लिया था मुझे राजा बनाना है। फिर स्वर्ग ने मेरे जैसे बंदे को फ्रेंच मोनार्की में पैदा किया, फ्रांस के राज परिवार में पैदा किया, और मैं धरती पे आने के पहले ही भगवान के द्वारा राजा नियुक्त किया जा चुका था। इसलिए मेरा राजा बनना भगवान की इच्छा है, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। जॉन लॉक ने बोला सब झूठ है, ये सब ठेका मार रहा है, हमको बेवकूफ बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान किसी ने देखा नहीं पैदा होने के पहले हम कहां थे क्या थे, सबूत होगा तो भाई दे, हम तुझे सच नहीं मानते तो झूठ बोल सकता है। ये था डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन, राज्याचा दैवी सिद्धांत मराठी में इसको बोला जाता है। दूसरा था एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। ये भी थ्योरी मोनार्की प्रमोट करती थी, जिसमें कहा जाता था एब्सोल्यूट राइट। एब्सोल्यूट मतलब संपूर्ण अधिकार, मतलब किसी को भी सॉरी किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि राजा के किसी भी चीज पे, किसी भी एक्शन पे कमेंट करे, राजा के ऊपर सवाल खड़ा करे, राजा को क्रिटिसाइज करे, राजा के किसी अधिकार को लेके निगेटिव बात करे। किसी को ऐसा अधिकार नहीं है। राजा को पूर्ण अधिकार होते हैं, क्योंकि उसे स्वर्ग से ही भगवान ने राजा बना के भेजा है। इसका मतलब राजा धरती पे भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, राजा धरती पे भगवान का दूत है, इसलिए सर्व अधिकार राजा के पास होंगे। जॉन लॉक ने बोला ये भी झूठ है, सरासर झूठ है, कोई लॉजिक नहीं है ये सारे झूठ बातों के पीछे। सो ही रिजेक्टेड दिस। लेकिन लॉक ने लिखी हुई बातों को फ्रांस की आम जनता ने पढ़ा, जिनको पढ़ना आता था, जिनको पढ़ना नहीं आता था उन्होंने पढ़े लिखे लोगों से सुना, और लोगों ने जॉन लॉक के आइडियाज को सपोर्ट किया। ये एक चीज राजा के अगेंस्ट होगी। दूसरा एक फिलोसोफर जिसका नाम है जीन जैक्स रूसो। जीन जैक्स रूसो, इस बंदे ने किताब लिखा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और इसने इसी की बात कर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अरे बाबा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप इंडिया के हिस्ट्री के पार्ट है वो, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाया था। हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में, हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पे रहते हैं, हालांकि इसके बारे में मैं तुम्हारे जवाब फिर कभी दे दूंगा। रूसो, हाँ रूसो के ऊपर था मैं। रूसो ने बोला देयर इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसकी किताब का नाम ही है रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब राजा इसलिए राजा है। लॉक ने क्या कहा था, कोई भगवान वगैरह ने राजा नहीं बनाया तुझे। रूसो बोला राजा इसलिए राजा है बिकॉज उसको जनता ने राजा बनाया। वो रूसो इतिहास में चला गया। इतिहास में उसने बताया कि कैसे लोग, पहले तो लोग ट्राइबल थे, नोमैडिक ट्राइब्स थे, फिर बाद में लोग सेटल्ड कम्युनिटी बने, और जब लोग सेटल्ड कम्युनिटी बने, एक जगह बना के अपने गांव बना के रहने लगे, वहां पे कभी कभी दूसरे गांव के लोग हमला करते थे, कभी रात में जंगली जानवर हमला कर देते, कभी कोई संकट आ जाता लोगों के ऊपर, तो लोगों ने देखा कि हम में से जो शारीरिक रूप से शक्तिशाली है, लोगों ने उसका बोला भाई तू खेत एग्रीकल्चर मत कर। मैं इतिहास के बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, तो दूसरों के अकॉर्डिंग अपने समाज में रहने वाले को लोगों ने बोले तू सिर्फ हमारी रक्षा कर, तलवार हथियार बना, अपनी एक टीम बना और हमारी रक्षा कर, तेरे और तेरे परिवार के खाने पीने का इंतजाम हम लोग हमारे एग्रीकल्चर से कर देंगे। तो इस तरह ये पहला राजा बना। तो राजा मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, लोग राजा की सारी जरूरतों को पूरे करते हैं, राजा के सारे परिवार की सभी जरूरतों को पूरी करते हैं, बदले में राजा इन लोगों को प्रोटेक्ट करता है बाहर के एनिमीज से, आने वाले संकटों से, और उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने में हेल्प करता है। ये है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड द किंग। और अगर राजा अपना कॉन्ट्रैक्ट भूल जाए, राजा कॉन्ट्रैक्ट में अपना रोल प्ले ना करे, तो जनता के लिए भी जरूरी कि वो भी अपना रोल प्ले ना करे, राजा को बदल के नया राजा लेके आ जाए। ये रूसो ने कहा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, भाई जैसा करेगा वैसा मिलेगा तुम्हें। तीसरा जो फिलोसोफर था जिसका नाम था मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने किताब लिखा जिसकी किताब का नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज। अब स्पिरिट ऑफ द लॉज में इसने क्या कहा, इसने कहा कि कभी भी राजा के पास सर्वशक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कभी भी किसी एक पर्सन के हाथ में पावर आ जाए तो वो पावर को कभी न कभी देर सवेर मिसयूज ही करेगा, वो सेल्फिश बन जाएगा। इसलिए देश को चलाने की पावर हमेशा 3 ब्रांचेस में डिवाइड होनी चाहिए, और उसने ब्रांचेस भी बता दिया कौन थी। सबसे पहला एक तो ब्रांच होनी चाहिए लॉ मेकिंग बॉडी, देश के लिए लॉ बनाने का काम अलग लोग करें, लॉ एक अलग ग्रुप बनाए, जिसको हम आज हमारे इंडिया में बोलते हैं पार्लियामेंट। लोकसभा राज्यसभा मिला के हमारे भारत में लॉ बनाती है, और इसलिए हम उसको लेजिस्लेचर बोलते हैं, लॉ मेकिंग बॉडी लेजिस्लेचर।
और जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाई, लोकसभा राज्यसभा मिलकर जो लॉ बनाए जाते हैं, उस लॉ के हिसाब से देश को चलाते हैं प्राइम मिनिस्टर। और गवर्नमेंट के हेड है प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नोन एज एग्जीक्यूटिव, बिकॉज पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉज पे वो देश उसके अकॉर्डिंग देश चलाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देश चलाते हैं। और पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव दोनों ने कैसे बिहेव करना चाहिए, उनके लिए एक रूल बुक बनी हुई है। उस रूल बुक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। तो देश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाए, कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ना हो, ये जिम्मेदारी किसकी है? जुडिशरी की। सो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी पावर हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए इन 3 एजेंसीज में, तभी देश सही तरीके से चल सकता है। आज भी पूरे दुनिया में ये बात मानी जाती है। और ये आइडिया सबसे पहले किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू नाम के फ्रेंच फिलोसोफर ने, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले। और किस बुक में दिया था? उस बुक का नाम भी इंपॉर्टेंट है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, रिटन बाय मॉन्टेस्क्यू, गेव द आइडिया ऑफ पावर डिवीजन बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है। और इन जो 3, मैंने तो सिर्फ 3 का नाम लिया यहाँ पे, ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर्स थे उस समय, और इन फिलोसोफर्स के आइडियाज को वहां पे डिस्कस किया गया उस समय की सोशल मीडिया में। अब उस समय की सोशल मीडिया मतलब ना व्हाट्सएप था, ना फेसबुक था, ना न्यूज चैनल्स थे, तो ये कहां से आई? उनकी सोशल मीडिया थी, जो कि आज भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। चाय की टपरी, पान ठेला, सलून की शॉप, जाता ना हेयर कट करने के लिए, दुनिया भर की बातें होती है। बस उस समय का वो सोशल मीडिया था, बस यहाँ पे वो सारी चीजें डिस्कस होती थी। जो सुनता था, आई थिंक कॉमन लोग ही ज्यादा सुनेंगे, तो वो अग्री कर देते। इस तरह एक क्राउड तैयार हुआ जिसको सही गलत की समझ आनी शुरू हुई, और राजा के अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार हुआ। तो बैकग्राउंड देखे हमने 14 जुलाई 1789 का इवेंट देखे, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल। अभी हम उसके पहले का बैकग्राउंड देखें। अब हम आ जाते हैं एक्चुअल सिचुएशन। थोड़ा बैकग्राउंड ही रहेंगे, थोड़ा कुछ एक महीनों का बैकग्राउंड में रहेंगे। आर यू गेटिंग बोर? शैल आई कंटिन्यू और शैल वी स्टॉप हियर नाउ? इट्स जस्ट हाफ एन आवर नाउ, आधा घंटा हुआ है, आधा घंटा और बाकी है। विल कंटिन्यू, नो वन इज सेइंग नो, सो ओके, विल कंटिन्यू देन। अब वापस आ जाओ लुई द 16 पे। राजा को नया टैक्स लगाना था, नए टैक्स लगाने के लिए एक प्रोसीजर थी, याद रखो प्रोसीजर थी। लेकिन क्योंकि राजा इससे पहले एब्सोल्यूट राजा थे, सब राजा की मर्जी चलती थी, तो पहले जो राजा हुए लुई द 16 के पहले जो राजा थे, उन्होंने अपने एब्सोल्यूट राइट का इस्तेमाल किया और टैक्स लगाने के लिए कभी भी प्रोसीजर फॉलो नहीं किए। लुई द 16 ने सोचा कि मैं प्रोसीजर फॉलो करूंगा। अब प्रोसीजर क्या थी? एक मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल, स्टेट जनरल होती थी। अब स्टेट जनरल क्या थी? जस्ट इमेजिन कर लो हमारी पार्लियामेंट के जैसे, बस हमारे पार्लियामेंट में जितने 550 लोग हैं, वो सबके सब लोग इलेक्टेड है, जिसको जनता ने वोट करके भेजा है। बस वैसा ही कुछ सिचुएशन वहां पे था। लेकिन वहां की सोसाइटी 3 कास्ट में बोल रहा हूँ, हाँ कास्ट बोल सकते। कास्ट होता क्या है? आप कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते थे पहले, उसके हिसाब से आज आपकी कास्ट डिसाइडेड है। तो उसका वो लेजिस्लेचर, सॉरी क्लर्जी, कुछ क्लर्जी के रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होके आते थे, क्लर्जी उन्हें इलेक्ट करके भेजते थे। नोबिलिटी, पूरी जो फ्रांस में नोबिलिटी थी, वो कुछ लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर जनरल में भेजती थी। उसी तरह सारे जो 90% जो पॉपुलेशन है, वो भी अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके स्टेट जनरल में भेजती थी। तो स्टेट जनरल एक मीटिंग थी, पार्लियामेंट थी, उसमें 1200 मेंबर्स थे। 300 मेंबर्स यूज्ड टू कम फ्रॉम क्लर्जी, मतलब 300 मेंबर क्लर्जी को रिप्रेजेंट करते थे, 300 मेंबर नोबिलिटी को रिप्रेजेंट करते थे। अरे क्लर्जी नोबिलिटी टोटल पॉपुलेशन का 10%, और बाकी 90% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए 600 मेंबर्स थे। तो ऐसे कुल 1200 मेंबर की थी लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बोलेंगे, लॉ नहीं बनाते थे, वो सिर्फ राजा को एडवाइस करते थे अगर राजा मांगे तो 300 क्लर्जी, 300 नोबिलिटी एंड 600 कॉमनर्स। अब राजा इसमें प्रपोजल रखता है। अच्छा पहले वोटिंग सिस्टम की बात करते हैं। लोग 1200 थे, पर वोट 1200 नहीं पड़ते थे, वोट सिर्फ 3 पड़ते थे। हर स्टेट का अपना वोट था, तो 3 स्टेट के 3 वोट थे। अब होता कैसे था? राजा कोई बोल देगा मैं ये चीज करना चाहता हूँ, अपना ओपिनियन दीजिए। सारे क्लर्जी एक साथ अलग जाएंगे बाहर किसी अपने रूम में, वो अपनी इंटरनल मीटिंग करेंगे और एज अ होल, एज अ क्लर्जी स्टेट वो डिसाइड करेंगे हम इसको सपोर्ट करें या ना करें।
उसी तरह नोबिलिटी भी अपना एक ग्रुप बनाएंगे, वो आपस में डिस्कस करेंगे और डिसाइड करेंगे हम एज अ इंटायर कम्युनिटी पूरी नोबिलिटी फेवर में वोट करें या अगेंस्ट करें। ऐसा ही कॉमनर्स भी करते थे, डिसाइड करेंगे कि वोट करें ना करें। अब राजा बोल रहा है कि नया टैक्स लगेगा जो सिर्फ कॉमनर्स को देना पड़ेगा, नोबिलिटी और क्लर्जी को नहीं। अब क्या लगता है आपको, राजा प्रपोज करेगा, वी आई वुड लाइक टू प्रपोज अ न्यू टैक्स which would be of course and the regular rules tax paying rules would be regular, मतलब थर्ड स्टेट को देना पड़ेगा। तो क्या लगता है क्लर्जी नोबिलिटी नया टैक्स लगाने में हाँ बोलेगी? ऑफ कोर्स हाँ बोलेगी, बिकॉज उनको अपने जेब से तो कुछ देना है नहीं, राजा के पास पैसा आ रहा है, राजा को पैसा वैसे भी चाहिए। लेकिन थर्ड स्टेट अपोज करेगी, नहीं टैक्स देना है तो ठीक है राजा टैक्स लगा ले, लेकिन सबसे पहले वोटिंग सिस्टम चेंज करें, बिकॉज रूसो पहले बता चुका था 1 पर्सन 1 वोट, और बाकी फिलोसोफर्स भी अपने काम कर चुके थे। तो थर्ड स्टेट था, नोबेल कॉमनर्स था, वो अड़ गया इस बात पे, सर आपकी प्रपोजल को हम डेफिनेटली वोट करेंगे उसके ऊपर, लेकिन पहले वोटिंग सिस्टम चेंज करो, 1 स्टेट 1 वोट नहीं, 1 पर्सन 1 वोट। फिर भी डरने की क्या बात है सर, आपके 300 क्लर्जी आपके फेवर में वोट करेंगे, आपके 300 नोबिलिटी आपके फेवर में वोट करेगी, हम 600 आपके अगेंस्ट वोट करेंगे, 600 का इक्वल आ जाएगा, और जब इक्वल आएगा तो लास्ट वोट आपका रहेगा, आप वोट कर दो, टैक्स ऐड करो, तो 600 के मुकाबले 601 वोटों से आपका भी जीत जाएगा। लेकिन राजा फिर भी नहीं माना, राजा को डर था अगर गलती से कुछ नोबल भी उनके साइड चले गए, कुछ क्लर्जी उनके साइड चले गए, उनके लोग तो आने का चांस ही नहीं है, तो मैं हार जाऊंगा। तो राजा ने इस बात को मानने से मना कर दिया, राजा जिद पे अड़ा रहा, 1 स्टेट 1 वोट, एंड थर्ड स्टेट बोल रही थी नहीं 1 पर्सन 1 वोट, पर एक डेडलॉक जैसी सिचुएशन आ गई, कोई भी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं था। फाइनली थर्ड स्टेट के लोगों ने स्टेट जनरल की जो मीटिंग थी इससे वॉकआउट कर लिया। सर वोटिंग करने से क्या हुआ? अरे वोटिंग हुई नहीं बाबा, जो 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में वोटिंग ही नहीं हुई। वोटिंग होने के लिए पहले ये तो डिसाइड करें वोटिंग प्रिंसिपल क्या रहेगा, 1 स्टेट 1 वोट और 1 पर्सन 1 वोट। इसी बात पे झगड़ा हो गया, झगड़ा मतलब लड़ा हो गया, मतलब डिसएग्रीमेंट हो गया राजा के थर्ड स्टेट के बीच में। थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द मीटिंग जनरल, वो मीटिंग जनरल छोड़ के चले गए। कहाँ चले गए? दूसरी जगह पे जहाँ पे वो बातचीत करके डिसाइड कर सके क्या करना है क्या ना करना है। तो वो गए टेनिस कोर्ट में, पैलेस था, पैलेस ऑफ वर्साई, बड़ी बिल्डिंग थी, वो पैलेस ऑफ वर्साई में वहाँ के इंडोर टेनिस कोर्ट में चले गए डिसाइड करने के लिए कि नेक्स्ट व्हाट, अब हम क्या करें। हमने वॉकआउट तो कर दिया स्टेट जनरल की मीटिंग से, नेक्स्ट तो वो जाके बैठ गए। राजा ने भी उनको बाहर से लॉक कर दिया। राजा भी उनके प्रेशर बनाना चाहता था, अगर ना तुम्हें खाना मिलेगा ना तुम्हें पानी मिलेगा, हालांकि बाद में खाना पानी की व्यवस्था होगी उनके, लेकिन तुम्हें बाहर नहीं आने दूंगा। तो पहले बोलो कि तुम मेरे वोटिंग प्रिंसिपल को 1 स्टेट 1 वोट को सपोर्ट करते हैं। ये लोग नहीं, ये लोग इंडोर टेनिस कोर्ट में चले गए, और तब अंदर जाके इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, वी आर द नेशनल असेंबली, बिकॉज we are the representatives of the 90% population of the country, so we are the national assembly, we will make the laws. So third state, all the representatives of the third state declared themselves as the National Assembly inside the indoor tennis court, and they had taken a vote. एक शपथ ली उन्होंने उस समय, क्या शपथ ली? We will not disperse मतलब बिखर जाना, we will not disperse from this hall until we draft a constitution, such a constitution which would limit the powers of the king. हम जब तक इस जगह को छोड़ के नहीं जाएंगे, हम जब तक इस इंडोर टेनिस कोर्ट को छोड़ेंगे नहीं, अपनी असेंबली को डिसॉल्व नहीं करेंगे, जब तक कि हम फ्रांस के लिए एक संविधान न बना ले, ऐसा संविधान जो राजा की शक्तियों को नियंत्रित कर ले, तब तक हम यहां से हटने वाले नहीं है। और ये अपने आप को थर्ड स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव्स मानते थे। ऑफकोर्स इसमें कुछ ऐसे भी लोग थे थर्ड स्टेट में जो वॉकआउट किया था थर्ड स्टेट ने, उनके वॉकआउट के साथ कुछ सेकंड एंड एबीसीज हमने इसमें देखा वीडियोस में, ये कुछ अपर कास्ट के लोग थे, लेकिन ये छोटों के साथ है बिकॉज इनको लगता था कि कॉमनर्स के साथ जो हो रहा है वो गलत है। ठीक है, फिर आगे। अब ये नेशनल असेंबली तो बिजी है इंडोर टेनिस कोर्ट में, किस काम में बिजी है? ड्राफ्ट करने में, लिखने में। क्या लिखने में? कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में। अंदर ये हाल हो रहा है, मतलब महल के अंदर बहुत तनाव की माहौल बना हुआ है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट अभी भी इंडोर टेनिस सॉरी हॉल ऑफ मिरर्स में राजा के महल में है। सर ये लोग चले गए, इनको क्या करना है, कैसे लाना है, कैसे कन्विंस करना है। थर्ड स्टेट अपने कामों में बिजी है, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, राजा को कंट्रोल करना है। अंदर ये तमाशा चल रहा है, अंदर बहुत स्ट्रेस्ड सिचुएशन है। तो बाहर क्या हो रहा है? बाहर भी वैसी ही सिचुएशन है। बाहर क्या हो रहा है?
बाहर खाने के लिए लोगों के पास खाना नहीं है, और जब अंदर ये सब काम हो रहा ना, तभी बाहर 14 जुलाई हुआ, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल हुआ। जब स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल हो रहा था, राजा थर्ड स्टेट के साथ महल में लड़ रहा था, टकराव चल रहा था। और इसके हालात, और इस जो स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल हुआ सिर्फ पेरिस में नहीं हुआ, ये पूरे फ्रांस में हो रहा था। ऑफकोर्स हर जगह तो बेस्टाइल नहीं था कि अटैक करने के लिए, तो राजा ने जो जो अपने सरदार अपॉइंट करके रखे थे, जो पूरे फ्रांस में बिखरे हुए थे, पूरे फ्रांस से टैक्स कलेक्ट करके राजा को पास ऑन करते थे। वो जो राजा के रिप्रेजेंटेटिव जो सरदार थे, अलग अलग गांव में उन पे भी हमले हुए। लोगों ने राजा के रिप्रेजेंटेटिव्स पे, राजा के सरदारों पे हमले किए, उनके घर जला दिए, जो टैक्स लोगों ने पे करना था, लोगों ने टैक्स के डॉक्यूमेंट जला दिए, जो अनाज स्टोर करके रखा हुआ था बड़े बड़े महलों में राजा के सपोर्टर्स के, वो अनाज छीन लिया गया, और राजा के सपोर्टर्स को चुन चुन के मारा गया। और यहाँ तक कि राजा के जो सपोर्टर्स थे, वो फ्रांस छोड़ के भाग गए अपनी जान बचाने के लिए, इतनी खतरनाक सिचुएशन हो रही थी। राजा के अपने रिलेटिव्स जो कि अलग अलग जगह के इंचार्ज बन के बैठे हुए थे, उनको मार दिया गया। मतलब राजा को भी मारा जा सकता है। अब राजा पे बहुत प्रेशर बनने लगा, जगह जगह से न्यूज आने लगी, सर हमारे इस अधिकारी को मार दिया गया, उस अधिकारी को मार दिया गया, लोगों ने ये कर दिया, लोगों ने वो कर दिया। राजा प्रेशर में आ गया। और जब इन लोगों ने, थर्ड स्टेट ने कॉन्स्टिट्यूशन बना ली, राजा को मैसेज भेजा, सर हमने बना ली है, आप मानिए इसको, नहीं मानते तो ठीक है, आपकी मर्जी, जो करना है करिए, लेकिन हम वो लोग हैं जो थर्ड स्टेट, जो बाहर दंगे हो रहे हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको, आप नहीं कंट्रोल कर सकते। हम कंट्रोल कब करेंगे, जब आप हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के साइन करेंगे और मान लेंगे कि आप इसे एक्सेप्ट करते हैं। इस प्रेशर में आके राजा ने फाइनली accepted the constitution which was made by the representatives of the third state। और इस तरह फ्रांस इस साइन करने के, राजा के साइन करने के पहले फ्रांस वॉज एब्सोल्यूट मोनार्की, अब फ्रांस बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, बट इट स्टिल रिमेन्ड अ मोनार्की, लेकिन अभी भी फ्रांस मोनार्की ही रहा। पहले वो एब्सोल्यूट था, अनकंट्रोल्ड था, अब वो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सर राजा किसके साथ फाइट कर रहा था? फाइट मतलब ये बॉक्सिंग फेस टू फेस वाली फाइट नहीं थी बाबा, जैसे हमारे पार्लियामेंट में रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी आपस में लड़ते लड़ते, मतलब क्या गुंडागर्दी थोड़ी करते, वो बहस करते, डिस्कस डिबेट करते, उस तरह की फाइट चली थी यहाँ पे। पढ़े लिखे लोग इस तरह की फाइट नहीं करते, गुंडागर्दी मारपीट वाली, वो अनपढ़ लोग भी करते, इसका मेरा वो मतलब नहीं था, समझदार लोग नहीं करते, ना समझ लोग करते। अब पढ़े लिखे लोग समझदारी होते गारंटी नहीं, अनपढ़ लोग भी समझदार होते हैं। अब राजा ने जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया, इसका मतलब उसने ये भी मान लिया कि ये जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स है जो थर्ड स्टेट ने जिनको भेजा है, वो नेशनल असेंबली है। नेशनल असेंबली मतलब लॉ मेकर्स, मतलब किंग एग्जीक्यूटिव का हेड है, मतलब नेशनल असेंबली जो लॉ बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ था, राजा को उस लॉ के हिसाब से देश चलाना पड़ेगा। आप राजा अपनी मर्जी से देश नहीं चला सकता। लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट, राजा लॉ नहीं बनाएगा। तो पार्लियामेंट ने सबसे पहला लॉ कौन सा बनाया? अगस्त 4 1789 एक ऑर्डर पास किया नेशनल असेंबली ने। और क्या ऑर्डर पास किया? इसके अकॉर्डिंग फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया गया। फ्यूडल सिस्टम मतलब ये, जैसे जमींदारी सिस्टम था, राजा ने 200 300 500 एकड़ जमीन किसी एक व्यक्ति को दे दी, भाई ये ले, ये 200 एकड़ जमीन तेरी, इसके बदले में मुझे तो इतना पैसा देगा। अब वो पैसा तो कहां से लाता है? लोगों से टैक्स लेता है, अपने खेत में लोगों से काम करवा के अनाज उगा के बेचता है। तुझे जो करना है तू कर, बस इतनी जमीन के बदले मुझे इतना पैसा दे, और इतना आर्मी मेंटेन करेगा, जब मुझे किसी से वॉर करना रहेगा तो अपनी आर्मी लेके मेरे को आएगा। ये है फ्यूडल सिस्टम। तो ये फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया गया। इसके बदले एम्प्लॉइज अपॉइंट करेंगे, और वो एम्प्लॉइज देश के लिए, सरकार के लिए काम करेंगे। किसी के जमीन का मालिक, जैसे कि कलेक्टर चंद्रपुर का मालिक नहीं है, वो सरकार का एम्प्लॉई है, उसको सैलरी मिलती है, और सैलरी मिलने के हिसाब से वो काम करता है जो रूल के हिसाब से उसने करना चाहिए। ऐसा सिस्टम बनाया गया। पहले क्या सिस्टम था? राजा जिसको कलेक्टर अपॉइंट करेगा वो उसको पर्टिकुलर एरिया का मालिक बना के भेज देगा। अब वो सिस्टम फ्यूडल सिस्टम था, वो उसे बंद कर दिया गया। उसके अलावा चर्च की जमीन भी जब्त कर ली गई। ऐसे 2 बिलियन लीवर, 3 बिलियन लीवर का कर्जा था फ्रांस के ऊपर। 2 बिलियन लीवर की प्रॉपर्टी तो ऐसे ही सरकार के पास आ गई, नेशनल असेंबली के पास आ गई। ये किसकी? चर्च की जमीन कंट्रोल करके। कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन करने के बाद देश डेमोक्रेटिक नहीं हुआ बाबा। कॉन्स्टिट्यूशन देखो, उन्होंने राजा को तो नहीं हटाया था, राजा अब भी था, सिर्फ राजा को कुछ पावर राजा की छीन ली गई थी। कुछ पावर थी राजा के पास। राजा नाम की पोस्ट ऑफ अ किंग वाज स्टिल देयर, मतलब
राजा की पोस्ट है, मतलब फ्रांस अभी भी मोनार्की है। लेकिन अब वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राजा काम करेगा, सो इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। डेमोक्रेसी और रिपब्लिक, इन दोनों का मतलब मैं तुम्हें जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे ना तब अच्छी तरह समझाऊंगा। अभी तक इतना समझ लो, फ्रांस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नाउ। बताऊंगा तुम्हें इसका मतलब भी, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक का डिफरेंस। लेने मतलब लीवर, लीवर लीवर मतलब फ्रांस की करेंसी, जैसे हमारी करेंसी है ना आज की रुपीज, यूएस की करेंसी है डॉलर, जापान की करेंसी है येन, उसी तरह उस समय फ्रांस की करेंसी थी लीवर। आज फ्रांस की करेंसी है यूरो, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है वो, तो पूरे यूरोपियन यूनियन की करेंसी यूरो है। अब यूरोपियन यूनियन फिर मैं आने वाला फ्यूचर में पॉलिटिकल साइंस में हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, 2 बिलियन लीवर की प्रॉपर्टी इनको मिल गई। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रांस की जनता को पहले 3 कैटेगरी में थे, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड कॉमनर्स। अभी वो हटा दिए, उसके बदले 2 कैटेगरी कर दी गई, एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। फिर कैटेगराइजेशन आ गया लोगों का। अब एक्टिव सिटीजन मतलब जो वो जिनके पास वोटिंग राइट्स है, पैसिव सिटीजन मतलब वो जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है। अब आपको वोटिंग राइट लेना है, एक्टिव सिटीजन बनना है, तो आपके लिए शर्त क्या है? सबसे पहली शर्त, यू मस्ट बी अ मैन। सीधी सीधे लो, आधी पॉपुलेशन वुमेन पॉपुलेशन डिसक्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग एक्टिव। ठीक है, चलो तुम तो हो ना मैन, हाँ बॉयज की बात कर रहा हूँ। यू मस्ट बी अबोव 25 ईयर्स ऑफ एज, चलो तुम भी माइनस हो गए यहाँ से। जिनकी भी एज 25 साल से कम है, वोटिंग राइट नहीं मिलेगी। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो सड़क पे फ्रूट्स बेचता है, मैं 40 साल का हूँ एंड आई एम अ मैन, कैन आई अप्लाई? हाँ वेट वेट, दिस इज थर्ड कंडीशन ऑल्सो। पहला फिल्टर निकल गया, इट मस्ट बी अ मैन। सेकंड फिल्टर आया, एज फिल्टर, पहला फिल्टर। सेक्स फिल्टर, सेकंड फिल्टर एज फिल्टर। फर्स्ट थर्ड फिल्टर पेमेंट फिल्टर। टैक्स फिल्टर, अब टैक्स मतलब क्या आप सरकार को टैक्स देते हो? हाँ देते हो। कितना देते हो? एक लेबरर 3 दिन में जितनी कमाई कर लेता है, क्या आप उतना टैक्स देते हो? नहीं, उतना तो नहीं, मेरा 1 से 1.5 दिन की लेबर। हाँ, यू डिस्क्वालिफाइड देन। इफ यू पे टैक्स मोर देन व्हाट अ लेबरर अर्न्स इन 3 days, देन। तो अगर आप ये तीनों स्क्रीनिंग पास कर ले, तीनों फिल्टर पास कर ले, तभी आप एक्टिव सिटीजन बनोगे। तो ऐसे कितने एक्टिव सिटीजन थे फ्रांस में? टोटल फ्रांस की पॉपुलेशन थी 28 मिलियन, 2 करोड़ 80 लाख, और वोटर थे 40 लाख। मतलब 2 करोड़ 40 लाख लोग वोटर्स नहीं है, सिर्फ 40 लाख लोग वोटर थे। कितना कम परसेंट हुआ, मतलब जो नई नेशनल असेंबली बनी वो बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेटिव असेंबली नहीं थी। चलो जो भी कुछ अच्छे की शुरुआत हुई है, बेस्ट नहीं थी। अब ये जो एक्टिव सिटीजन है वो वोट करके क्या करे, किसे वोट करेंगे? वो जिसको भी वोट करेंगे उनका वोट लेके जीतने वाला बन जाएगा मेंबर ऑफ इलेक्टर ग्रुप। इलेक्टर, नेशनल असेंबली नहीं, इलेक्टर। अच्छा, अब इलेक्टर के इलेक्शन में खड़ा होना हो तो कोई भी खड़ा हो जाएगा? नहीं, कोई भी खड़ा नहीं होगा। 3 दिन में लेबर जितना कमाता है उतना अगर आप टैक्स भरते कम से कम, तो आप एक्टिव सिटीजन हो। कुछ ऐसे हो गए जो उतना टैक्स भरते जितना लेबर 5 दिन में कमाता, तो जितना लेबर 10 दिन में कमाता उतना टैक्स भरते। तो जितना ज्यादा टैक्स भरोगे उतना आप ज्यादा आप में पावरफुल रहेगी। टोटल पॉपुलेशन थी 2 करोड़ 80 लाख, उसमें से 40 लाख लोग ही एक्टिव सिटीजन थे। अब ज्यादा कमाओगे तो आप इलेक्शन लड़ भी सकते हो एक्टिव सिटीजन में। इलेक्शन लड़े, फिर जीतने वाले इलेक्टर्स बने। फिर इलेक्टर्स में भी अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आप और ज्यादा टैक्स पे करने वाले होने चाहिए। फिर इलेक्टर्स भी इलेक्शन लड़ेंगे, जो जीतेंगे वो जाएंगे नेशनल असेंबली में। नेशनल असेंबली लॉ बनाएगी। नेशनल असेंबली में से कुछ लोग, नेशनल असेंबली मतलब लोकसभा की तरह, फिर लोकसभा में से कुछ लोग निकल के गवर्नमेंट में जाएंगे, जैसे कि मोदी। मोदी फर्स्ट बिकेम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पहले मोदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, और उनके जैसे कई लोग बीजेपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, कुछ और अन्य पार्टियों से भी बने। फिर जितने बीजेपी के लोग मेजोरिटी थी, तो उस मेजोरिटी एमपी ने डिसाइड किया कि मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो मोदी ने प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली और उन्हीं एमपीज में से कुछ और एमपीज को अपने मिनिस्टर्स बना दिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहां से आई? गवर्नमेंट पार्लियामेंट से आई। उसी तरह नेशनल असेंबली ने भी गवर्नमेंट बनाई, और ये गवर्नमेंट का हेड अभी मोदी कौन है? मोदी वॉज अ नॉर्मल इंडियन सिटीजन जो इलेक्शन जीत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, फिर प्राइम मिनिस्टर बने। मतलब वो एक आम जनता में से आते, जनता के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन फ्रांस में अलग था, गवर्नमेंट का हेड सिर्फ राजा ही बनेगा, अगर रॉयल फैमिली में पैदा हुआ तो ही बनेगा, बस इतना डिफरेंस था। और ये नेशनल असेंबली राज्य को भी कंट्रोल करती थी और मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल करती थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल करती थी। लेकिन राज्य के पास फिर वीटो, वीईटीओ, इट इज नॉट वी2, वीईटीओ, वीटो पावर की। वीटो पावर मतलब पावर टू कैंसिल द डिसीजन टेकन बाय
मेजॉरिटी। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, शायद मैं स्कूल में मैं तुम्हें से पूछूंगा, कभी हो सकता है पूछूं ना भी पूछूं, रेगुलर जब हमारा स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, आज मेरा पढ़ाई का मूड नहीं है, आउटडोर कितने लोगों को आउटडोर चाहिए? नहीं, मैंने ऐसे नहीं, बच्चों ने बोले सर आज हमारे पढ़ने का मूड नहीं है, तो मैंने पूछा ठीक है कितने लोगों का पढ़ने का मूड नहीं है? क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 में से 80 बच्चे बोलते हैं सर हमारा पढ़ने का मूड नहीं है, आउटडोर दे दो। 20 बच्चे बोलते हैं हाँ सर दे दो पर हम बाहर नहीं जाएंगे, हम क्लास में बैठे रहेंगे। ठीक है, मेजोरिटी बोलती है आउटडोर दे दो, मैं बोलता हूँ नहीं मैं नहीं दूंगा आउटडोर, मैं पढ़ाऊंगा। मतलब मेजोरिटी क्या बोल रही थी, आउटडोर देना चाहिए, ज्यादातर बच्चे आउटडोर देना चाहिए, लेकिन मेरी मर्जी मैंने थोप दिया, मतलब मैंने आप लोगों मेजोरिटी द्वारा लिया हुआ डिसीजन कैंसिल कर दिया। दैट इज माई वीटो पावर, ये होती है वीटो पावर। ओके, मैं यूज कर सकता हूँ रेगुलर स्कूल में, बट मोस्टली आई डू दैट। ठीक है, वीटो राजा के पास वीटो पावर थी नेशनल असेंबली को कैंसिल करने की। और यही जो एक्टिव सिटीजन थे वो जुडिशियरी के लिए भी वोट करते थे, लेकिन जुडिशियरी को ना राजा कंट्रोल करता था, ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंट्रोल करती थी, ना ही नेशनल असेंबली कंट्रोल कर सकती थी। जुडिशियरी वाज इंडिपेंडेंट एज सजेस्टेड बाय हुम, लॉक, रूसो और मोंटेस्क्यू, और नन ऑफ दिस। आंसर ये वीडियो हो जाएगा ना, कमेंट में बताना मुझे। सारे यूट्यूबर्स ऐसे ही करते हैं, मैं किया तो क्या प्रॉब्लम है। चलो, दिस इज हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। अब इसमें एक और चीज थी, जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है प्रीएम्बल से, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India sovereign, socialist, secular, democratic and republic and to ensure citizen liberty, equality, fraternity। याद है ना, देखा है प्रीएम्बल? उसी तरह फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन की भी प्रीएम्बल थी, उसी तरह नहीं हमारी प्रीएम्बल उनकी, हमने दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल देने की प्रथा फ्रांस ने स्टार्ट की। तो उनके प्रीएम्बल का नाम था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन, MEN, मैन एंड सिटीजन। इंटेंशनली वुमेन को बाहर रखा उन्होंने। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन, उसमें कुछ राइट्स दिए गए पुरुषों को। कौन से राइट दिए गए पुरुषों को? फ्रीडम ऑफ स्पीच, पुरुषों को, सिर्फ जेंट्स को मिले फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो चाहे वो बोले, औरतें ना बोले, मुंह कंट्रोल करें। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, आप जो चाहे वो ओपिनियन रख सकते, राजा को अच्छा बोलो, बुरा बोलो, कुछ। वुमेन, यू डोंट हैव राइट टू ओपिनियन, यू डू व्हाट योर फादर टेल्स यू, और योर हस्बैंड टेल्स यू, और योर सन टेल्स यू। इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब men equal है, and all these were declared as basic rights। ये राइट्स कभी भी किसी पुरुष से नहीं छीने जा सकते, और गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि ये अधिकार पुरुषों को मिलने चाहिए। ऐसा दीज आर द बर्थ राइट्स। ये बेसिक चीज कॉन्स्टिट्यूशन की। सिंबल्स पे हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, फिर भी मैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए आई इन ट्रायंगल छोड़ दो, सिंबल्स आप वीडियो देख लो, उसमें ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा। चल, अभी हमने क्या देखा? फ्रांस बिकेम व्हाट? एब्सोल्यूट मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, एक चैप्टर खत्म हो गया, गवर्नमेंट बन गई। अब आगे क्या हुआ? तुमको लगता है राजा को अच्छा लगेगा? पहले सर्वशक्तिमान अर्धशक्तिमान हो गया, राजा को पसंद नहीं आएगा। राजा कोशिश में लगा था कि कैसे मैं अपनी शक्ति पुनर्स्थापित कर लूं, वापस पा लूं। तो वो फ्रांस के पड़ोसी राजाओं के सीक्रेट टच में आया, उनसे हेल्प मांगने लगा। भाई साहब, ससुर जी ऑस्ट्रिया के किंग, प्रिंसेस ऑस्ट्रिया थी ना, ससुर जी के दोस्त प्रशिया के राजा, भाई हेल्प करो ना मेरी, क्या हमला करो मेरे देश पे, मेरे देश के नेशनल असेंबली को अरेस्ट करो, तो मार दो, और वापस मैं अपने देश का राजा बन जाऊंगा। इससे ये फायदा होगा कि मेरे देश में जो राजा के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, जो जहर आया है राजा के अगेंस्ट, तुम्हारे देश में भी फैल सकता है, तो मेरे देश में कंट्रोल हो गया तो तुम्हारे देश में ही फैलेगा। नहीं बाबा, जो डिक्लेरेशन राइट्स में थे वो मेन के राइट्स थे, औरतों के लिए वो राइट्स दया के होगी। अगर कोर्ट बोली देना है तो देना, नहीं देना है तो नहीं देना है। औरतों के लिए वो अलग स्ट्रगल है, औरतों की आने वाले हम उस पर भी आएंगे। कहा था मैं? हाँ, राजा पड़ोसी देशों के साथ सीक्रेट एग्रीमेंट में, तुम मुझे वापस राजा बनाने में, एब्सोल्यूट किंग बनाने में हेल्प करो, तभी पूरे यूरोप में मोनार्की बचेगी। अदरवाइज ये जो वायरस निकला है, कौन सा वायरस? कंट्रोल्ड किंग, कंट्रोल्ड मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मोनार्की वाला वायरस पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले लेगा। तुम्हारी भी शक्तियां कम हो जाएगी। अपनी शक्ति को बचाना है तो मुझे बचाओ मेरे देश में। और दूसरे देश भी युद्ध की तैयारियां करने लगे फ्रांस पे हमला करने के लिए, और नेशनल असेंबली को यह बात पता चल गई कि दूसरे देश फ्रांस पे हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले कि वो हमला करें, हम भी उन पे हमला कर देते। तो नेशनल असेंबली ने, जैसे अभी हमारे PM ने बोला ना,
कोरोना से लड़ने के लिए पीएम केयर फंड में डोनेट करो। तो वहाँ नेशनल असेंबली ने कहा विदेशियों से लड़ने के लिए अपने आप को आर्मी में, फ्रेंच आर्मी में डोनेट करो। बोलना था तो वही हुआ। पूरे फ्रांस से लोग शहर, अलग अलग शहरों से, अलग अलग खेड़ों से जो अपने हाथ में हथियार मिल रहे वो लेके पेरिस में आए और यस हु आर प्लानिंग टू अटैक ऑन फ्रांस। ऐसे जल्दी एक आर्मी खड़ी हो गई और इसी प्रोसेस में फ्रांस को उसका नेशनल एंथम भी मिला, मार्सेलिस नाम का एंथम है। तो मार्सेलिस क्यों? रॉजर डी ला आइजल, रॉजर डी ला आइजल नाम के बंदे ने ये पोएम बनाया है। जैसा कि फ्रांस की जनगण मन बोलेंगे या फ्रांस की वंदे मातरम बोलेंगे। और मार्सेलिस नाम के गांव के लोगों ने सबसे पहली बार यही गाना गाते हुए कर चले हम फिदा जानू कन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कुछ इस तरह का गाना मार्सेलिस नाम का, मार्सेलिस गांव से गाते हुए निकले। उस गाने का नाम ही पड़ गया मार्सेलिस। और पूरे फ्रांस में लोग यही गाना गाते हुए पेरिस में आने लगे। ऑफकोर्स किंग वाज लाइक, क्योंकि जो भी है फ्रेंच आर्मी ने, फ्रेंच नेशनल असेंबली ने, सॉरी नेशनल असेंबली ने फ्रेंच नेशनल आर्मी को लेके दुश्मनों पे खुद आगे से जाके अटैक किया और सरप्राइजिंगली हरा दिया उन सब देशों को। लेकिन इस हराने की बड़ी कीमत देनी पड़ी। फिर सबसिस्टेंस क्राइसिस आया, क्योंकि देश के सारे लोग तो लड़ने चले गए थे। औरतें बची थी तो औरतें एग्रीकल्चर करेगी, घर संभालेगी, फैक्ट्री संभालेगी। तो औरतों ने किया, जितना औरतें हो सकती थी उतना औरतों ने कंट्रीब्यूट किया। वहां पे मर्द लड़ाई पे लड़ रहे हैं, औरतें उनको खाना भेज रही है, हथियार भेज रही है, एग्रीकल्चर कर रही है, घर में बच्चे संभाल रही है। और फाइनली रिजल्ट यही मिला कि फ्रांस इस वॉर में जीत गया। लेकिन राजा के अगेंस्ट तो हालात खराब हो गए। चलिए, तो बाद में जो केस चलेगा राजा पर तो पता चलेगा कि राजा ने क्या गद्दारी की। लेकिन अभी फ्रांस में दो ओपिनियंस आ गए थे। दो ओपिनियंस कौन कौन से थे? सबसे पहले